Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर हुसैन मुलानी सर ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है और वो पहली बार हमारी आईएचएफ फैमिली में बीसी होस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं हमें ज्वाइन करने के लिए और बीसी के लिए समय निकालने के लिए। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से वेरी गुड आफ्टरनून सर, वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके वर्ड्स के लिए। अभी आ रहा हूँ मैं कैमरा में। जी 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 सर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो सर ने शेयर किया है और आज बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो वेलकम करते हैं सर का। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। म्यूट हैं सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू आप बुलाने के लिए। अब काफी वक्त हो गया मुझे आते आते, माफी चाहता हूँ, कोई बात काफी नहीं वक्त हो गया मुझे आते आते, लेकिन होता है, अपने बुलाते हैं तो आ ही जाते हैं। इस तरह से आना ही पड़ा का हिसाब है। एक वादा था आपसे और मुझे वादा पूरा करना था कि आपका फरमान था, ऐसे बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, आप बड़े हैं मेरे से। तो इस हिसाब से मैं आना था मुझे, तो आते आते टाइम लग गया मुझे, मेरी कुछ ऐसी वजह थी, इस वजह से केस नरेट किया हूं मैंने। एक बार और नरेट कर लेता हूं ताकि देखने वालों को इससे फायदा हो। सॉरी फॉर रिपीट अगर आपको हो रहा हो तो, अगर आपने कहीं देख लिया हो, सुन लिया हो तो वर्ड्स रिपीट होंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, 5 मिनट। एक केस है 20 साल के लड़के का, मेरे पास अक्सर आया करता था कि मेरे को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, मेरे को खाना हजम नहीं होता है, खाना खा लेता हूं मैं और बच्चों की तरह मुझे हजम नहीं होता। मैं स्कूल में, कॉलेज में अपने दोस्तों से पूछते रहता हूँ कि भाई मुझे, आप जिस तरह खा रहे हो उस तरह मुझे नहीं हजम हो रहा है, आपको किस तरह हजम होता है? तो वो मजाक किया था और वे हंसते हैं मेरे ऊपर देख करके, यार क्या बात करता है ये, हमेशा इसी बात करता है कि खाना नहीं हजम होता। एक उसका पहलू था। और दूसरा ये था कि मेरे पास रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आया था कि बहुत सारी रिपोर्ट्स थी उसके पास कि डॉक्टर साहब देखो ना, यूवीजी है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, एक्सरे है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्यों हो रहा है और मुझे ही क्यों होता है? ये उसका अच्छा क्वेश्चन था जो मैं स्ट्रेस नहीं कर पाया था पहली मुलाकात में। तो उसने बोला कि मुझे क्यों हो रहा है, औरों को क्यों नहीं होता है? मैं भी उनकी उम्र का हूँ, मैं भी उनके साथ रहता हूँ, वही खाता पीता हूँ, औरों को नहीं होता, मुझे की तकलीफ होती है? ये उसका कहना था। फिर ये सेटिंग के साथ, जिस तरह आप लोगों के सामने चार्ट है, आप लोगों के सामने बातें हुई थी, तो मैंने कैलकेरा काव दिया था। जिस तरह हम एंग्जाइटी डार्क, लाइट डिजायर फॉर वगैरह वगैरह रूब्रिक देखते हैं, लेते हैं, उस हिसाब से मैंने दे दी थी। काम भी किया था कैलकेरा काव ने, तो आगे केस नहीं बढ़ रही थी। हुआ यूं, एक बार उसको गैस्ट्राइटिस हुआ तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में वो आया, फास्ट 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 फास्ट, देखो डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आराम नहीं है, बहुत ये है वो है। तो फिर से वही अपना रूटीन मेडिसिन, मतलब कैलकेरा का भी देना था मुझे, तो दे दिया। फिर उसके बाद आराम नहीं है, तो थोड़ी सी बहानेबाजी होगी मेरी तरफ से भी, और उसको मैंने बोल दिया कि हो जाएगा, चल ठीक है। जिस तरह होता है कभी, अगर हमारी दवा से आराम नहीं हो तो हम कहते हैं भाई हो जाएगा हो जाएगा। मैं कुछ हद तक सेटिस्फाइड नहीं था कि कुछ तो मैं मिस कर रहा हूं। तो ये इंसिडेंस मुझे याद था। फिर हुआ यूं कि कुछ महीनों के बाद उसके रिलेशन में ही एक उसकी उम्र का एक लड़का था, वो एक्सीडेंटल डेथ हो गई उसकी, और बहुत बुरी तरह से उसकी डेथ हो गई। कहीं बाइक पे जा रहा था तो उसको ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसका स्कल ओपन हुआ, ब्रेन बाहर आया। और यूं
डेथ हो गई। अब ये उसकी मम्मी उसके घर पे चली गई, जैसा कि जाते हैं आमतौर पे लोग एक दूसरे के यहाँ मौत होने के बाद। तो उसकी मम्मी ने देखा सब उस वहां पर मैयत और ये सब रोना धोना, तो उसकी माँ भी एक्चुअली साइकेट्रिक इलनेस के लिए, पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह है उनको तकलीफ, तो उसके लिए मेरे पास अंडर गोइंग अभी भी चल रही है। तो वो देखकर बेहोश हो गई। फिर उसको मम्मी को वहां से उठा के ले जाना पड़ा। फिर उसके दिमाग में सोच आने लगी कि मम्मी की ऐसी हालत है, मम्मी को भी डेथ हो जाएगी, फिर पापा की डेथ या तो फिर खुद की डेथ। तो उसने वो हादसे के बाद वो मेरे पास आता है दूसरे तीसरे दिन और ये यूं कहता है अपने कंप्लेंट्स को, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने पूछा क्यों नहीं नींद आ रही है आपको? तो उन्होंने बोला कि वो जब डेथ हो गई वो सीन हो गया, उसके बाद मम्मी चक्कर खा के गिर गए, तो मुझे हमेशा डेथ के ख्याल सता रहे कि मैं भी मरूंगा एक दिन, मेरे मम्मी पापा भी मरेंगे तो मेरा क्या होगा, वो मरेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। मैंने पूछा आपका क्या होगा का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि यार मरने के बाद वो बोलते हैं ना कि सजा मिलती है, या तो जन्नत मिलती है या तो दोजख मिलती है। तो मुझे भी मेरे जो मैंने कर्म किए हैं उसकी सजा मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बोला कि आपको पनिशमेंट का डर है, आपको खुदा पनिशमेंट पनिश करेगा ऐसा आपको लगता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो मैंने पूछा कि आप करते क्या है, आपको राहत कैसी मिलती है जब आप इतना परेशान होते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं फिर कुछ मजहबी किताबें, मतलब रिलीजियस किताबें या रिलीजियस जो यूट्यूब पे चैनल पे बयान होते हैं, स्पीच होती है किसी की रिलीजियस गुरु की, वो सुन लेता हूँ तो उससे थोड़ी राहत मिल जाती है। तस्बीह वगैरह पढ़ लेता हूँ, मतलब चैंटिंग कर लेता हूँ तो राहत मिल जाती है। लेकिन ये ख्याल की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा बार बार लगता है कि मेरा क्या होगा। और मैंने जो वो वीडियो एक आपको भेजा था, वो एक केस का पार्ट भी था, उसमें सुनाना था कि आपको उसके साथ क्या हुआ है, और आपको कुछ दिखाना था जिस तरह शशि सर दिखाते हैं अपने केसेस में, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ उनके तरीके को अपनाने की। मुकम्मल तौर पे अभी प्रोसेस में हूँ, नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि कर लूँ, उनकी जैसे सोच को अपना लूँ। तो जिस तरह वो हैंड गेस्चर सजेशन मेथड में कहते हैं, कोई भी नाम दो इस चीज को, लेकिन पेशेंट अगर कुछ बोलने लगे और उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगे, बात करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ आपको हलचल दिखे, तो उसको नोटिस करना हमारा काम होता है एज ए होम्योपैथ। तो उसलिए मैंने आपको वो वीडियो इस ग्रुप पे सेंड किया था। तो अभी आप में से काफी लोगों ने इसका पार्ट सुना होगा मुझे लगता है। अगर जिन्होंने सुना है या जिसको रिवील हुई है रेमेडी, वो प्लीज बराए मेहरबानी अभी माइक ओपन ना करें। और अदर देन कोई पार्टिसिपेंट अगर बात करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो वो अपना ओपिनियन रखें। वेलकम। मैं अपना माइक बंद करता हूँ। आप एक केस के ताल्लुक से बोल रहे हैं कि आपको अभी मेडिसिन कैलकेराकाप तो मैंने दी थी, लेकिन उससे रिजल्ट मुझे जितना लग रहा था कि सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं था। और पेशेंट के हालात तो आपके सामने मैंने बयान किया कि वो किस तरह से बेचैन था। तो आप बताएं अभी क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो आप ऐसा बताएं कि एनालिसिस इस हालात में क्या होना चाहिए प्लीज। रेमेडी कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, किसी भी तरीके से आप प्रिस्क्राइब करें। ये ना सोचे कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूं तो पीरियडिक टेबल ही होगा। हमको एज ए होम्योपैथी का जो पूरा वसी दायरा है उसके हिसाब से बात करनी है कि आपको क्या लगता है। ओपन प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात करो आप, कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं किसी भी प्रैक्टिस का, किसी भी सोच का। किसी भी सोच के साथ आप मेडिसिन पे पहुंच रहे हैं तो प्लीज आप बता दें अपना अंडरस्टैंडिंग। जी प्लीज एनालिसिस बताइए अपना अपना सभी। हेलो। जुम्मन बिहारी सर, माने सर, माधुरी मैम, बापू सर। सर
बोलिए, कोई भी बोलिए, किसी को रोक टोक नहीं है। और सर आप बगैर नाम से भी कोई भी आ सकता है, खुली इजाजत है हर एक को बात करने की। आप प्लीज आए, मैं रुका हूँ 2-3 मिनट और, मैं शांति से रुकूंगा, कोई मुझे ज्यादा जरूरी काम नहीं है। जी प्लीज बताइए, अपना एनालिसिस बताइए। इतना चुप चुप क्यों है सभी? ऋचा मैम आप बताइए, संजय भोजवानी सर, राजेंद्र सिंह सर। आम सोच के हिसाब से भी बता सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि कोई सोच की कैद मत बनाओ अपने लिए। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखा हूं, आप सिचुएशन के हिसाब से तो बताएं कि किस तरह पेशेंट आया था। भले वो कैलकेरा का ना हो, चलो मान लिया ये बात को भी, मेरी तरफ से अगर दिया है कैलकेरा का, तो आपकी तरफ से क्या देना चाहिए? सिचुएशन तो आपकी समझ में आई क्या? और एक बार बताऊं मैं, 1-2 मिनट में, अगर कोई लेट आया हो और जिसको सुनना चाहते हैं डबल एक बार, और तो उनके लिए और एक बार मैं सुनाऊं। यस सर, थैंक यू सर, एक बार सुना दीजिए सर। और एक बार सुनाता हूँ। तो सर पेशेंट कैसा है, आम तौर पे हम होम्योपैथिकली बात करें तो लाइट डिजायर वाला पेशेंट है। बार बार ये कहता है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे खाना हजम नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है उसके साथ, मुझे क्यों के साथ मुझे ही क्यों, ये केस में इंपॉर्टेंट मुझे लगा। दूसरी बार ऐसा है, दूसरा इंसिडेंट ऐसा है उसका, एक बार गैस्ट्राइटिस हुआ तो भाग भाग के आया मेरे पास कि जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब जल्दी करो, मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये एक हमको, मेरे अंदाज में जिस तरह मैंने पेशेंट को देखा, और मुझे इसको पीक्यूआरए से समझ बोलो या तो फिर ऐसा समझो कि ये अच्छा सिम्टम एक इवैल्यूएशन के लिए लेना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि उसने जल्दी मचाई कि डॉक्टर साहब जल्दी 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 जल्दी, तकलीफ ज्यादा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये था कि एक उसने हादसा देखा था, किसी की डेथ देखी थी, देखी नहीं थी, डेथ हुई थी उसके रिश्ते में, उसकी उम्र के इतना लड़का था, जवान लड़का। तो उसकी मम्मी चली गई थी वहां पे, तो मम्मी चक्कर आके गिर गई, तो उसने मम्मी को लिया अपने घर पे लिया, लाया। तो उस रात से उसको नींद आना बंद हुई, और एक ही दिमाग में ख्याल चल रहा था कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी वैसी हालत रहेगी, यार मेरी मम्मी पापा की अगर डेथ हो जाएगी तो मेरा क्या बनेगा। या तो मैंने फिर पूछा कि मेरा क्या बनेगा और मेरी डेथ, इसके आगे क्या सोच रहे हैं आप? तो उन्होंने ये बोला कि इसके आगे ये सोच रहा हूं मैं कि मुझे मरने के बाद तो जो डे ऑफ द जजमेंट में होता है, हिसाब किताब कयामत का दिन, जब अच्छे लोग अच्छे अच्छे कर्मों की वजह से जन्नत पाते हैं, बुरे लोग अपने बुरे कर्मों की वजह से दोजख पाते हैं, तो मुझे सजा मिलेगी या जजा मिलेगी, अच्छा ही मिलेगी बुरा ही मिलेगी, मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरे साथ क्या किया जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, वो कब्र में क्या करते हैं, वो क्या होगा, इस बात से मैं परेशान हूं। तो उसको वो सब और चीजों के बारे में सवालात में वो फंसा हुआ था। तो ये बात को लेकर हमें प्रिस्क्राइब करना था, जो कि मैंने लास्ट मतलब सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में प्रिस्क्राइब किया। दो जो पहले 2 प्रिस्क्रिप्शन थे उसमें उसको फायदा मिल रहा था, लेकिन जिस तरह बोलते हैं ना हम कि मजा आना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद, उस तरह से मजा नहीं था प्रिस्क्रिप्शन में। अब आप अपने अंदाज में बताएं, आप जिस तरह अभी मैंने 2-3 मिनट में आपको बताया, तो आप किस मतलब किस हद तक पहुंचे हैं, किस रेमेडी के बारे में सोचते हैं, ओपनली सोच के बताएं। आप सिचुएशनल मैथमेटिक्स के हिसाब से सोच के बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुब्रिक्स, एक आध रुब्रिक्स लेके बताएं कि हमने ये रुब्रिक लिया है, खाली रुब्रिक बताएं, रेमेडी नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। एक हम सोच को पैदा करना चाहते हैं, बस इस वीसी का मतलब और रीजन सिर्फ ये है कि हम अपनी एक सोच को पैदा करना चाहते हैं, एक सोच मैं आपको देना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं भी आपकी तरह ही, आपसे कम भी हूं क्योंकि मेरे सामने सारे मास्टर्स हैं मेरे, उनसे कम ही हूं मैं। तो एक सोच लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है। गुड इवनिंग सर, अपर्णा। सो आपने जैसे डिस्क्राइब किया उसको कि बहुत ही हरीडली आया, वो बहुत मतलब फास्ट कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ऐसा
ये रूब्रिक नहीं बता रही हूँ मैं, बट उसका फील बता रही हूँ कि ही वांट्स यू टू कैरी हिम, फटाक से वो सिचुएशन में से निकाल दे। एंड द कंसर्न, मतलब इशू ये है कि उसने डेथ होते हुए देखा, या फिर और इतना खौफ बैठा है कि ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो ये है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, कि ऐसी फ्राइट बैठी है कि ही इज स्टक ओवर देयर, ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। दूसरा, मतलब मुझे ही क्यों, वाई मी, मतलब और किसी को क्यों नहीं, मैं ही क्यों। सो दिस इज एनवी। एंड कब हुआ है ये, मतलब इम्पेशंस ले सकते हैं यहाँ पे, कि उसको फटाक से जो कैरी होना है, instead of getting stuck to the rubric carried desire to be carried fast, we can think of impatience. Maybe like अभी स्थिति ऐसी है कि शांति से बैठ नहीं सकते, तो मे बी हीट ड्यूरिंग, या फिर ये टाइप, मतलब अभी वातावरण बहुत ही ट्रबलसम है। एंड कैसा है कि अभी वो जन्नत में नहीं है, नॉर्मल दुनिया में नहीं है, खौफ वाली दुनिया में है, जहां पे कुछ भी हो सकता है, मतलब हेल वाली स्थिति बन के रखी है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ कैम्फोरा। सो अभी वेरी नाइस, कैम्फोरा। यस यस सर, आता हूँ थैंक मैं यू। कैम्फोरा जी, थैंक यू। और कोई आए प्लीज। हेलो सर, जैसे आपने हेलो। सुन रहा हूँ मैं आपको, बोलिए, मैं आपका हाँ नाम देख रहा था। हाँ, जैसे फर्स्ट पार्ट का तो आपने बोल दिया था कैलकेरिया कार्ब है, तो वो तो छोड़ रही हूँ मैं, लेकिन बाकी बाद में जो बाकी का जो इंसिडेंट्स बच्चे ने बताया कि वो एकदम डर गया है और उसको भी ये टेंशन हो गई है कि मेरी डेथ अगर हो जाती है तो मैं इसमें से कैसे निकलूंगा। तो इसके लिए मैंने रूब्रिक लिए थे सर, एंजाइटी साल्वेशन, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ फियर, डेथ ऑफ इम्प्रेशनेबल थॉट परसिस्टेंट एंड स्लीपलेसनेस एंजाइटी फ्रॉम, क्योंकि वो सो भी नहीं पा रहा था। तो इससे मेरा तो आर्सेनिक आ रहा है सर। बाद में लिलियम टी लगा, लेकिन वैसा फील कुछ नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है माधुरी जी, आपकी बात लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज है सर। आप ले लें, आप जो लेंगे मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपकी तरफ ही माइक किया। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज। आगे क्या करें, उसके आगे क्या करें वो भी बताएं ना। एक ही रुब्रिक लेना है, जैसा मैंने आपको बोला कि रुब्रिक ही लेना है, तो आपने एक ही रुब्रिक लिया, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, राइट ना? आर्सेनिक ही आ रही है। ओके, थैंक यू जी। आगे चलें, कोई और? हेलो सर। जी बोलिए। सर मुझे ना तो आदमी मुझे और अनफॉर्चुनेट फील्ड में भी लगा सर। दोबारा बोलें प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी स्टार्ट 2 में कट साल गई। 1 मिनट सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे एनवी में लगा, अनफॉर्चुनेट फील्ड में लगा, लेकिन एक रूब्रिक है सर, तो उसमें सिर्फ चामोमिला और सीकुटा, ये 2 ही ड्रग है। मुझे ऐसा लगा कि वो हो सकता है, क्योंकि वो बहुत डर है। मुझे ये रूब्रिक लगा। चामोमिला ना? हाँ, जी क्योंकि वो ना कि वो आपके पास भाग के आया, तो डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, या इम्पेशेंट भी बोल सकते हैं ना, तो ये इसीलिए वो लगा रूब्रिक। और जी, इसका भी लगा सर, इसका भी जवाब है। डिले बहुत भी अच्छा लगा जी। डिले भी लगा सर। ओके 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 जी। और कोई आ सकता है? हेलो सर। हेलो सर, माधुरी एक ही बोल चीज रही हूँ फिर मुझे से तो प्रोमिनेंट अभी लग कि रही थी, ये जो वो आपने ये था क्वेश्चन डिलीरियम पूछा। डेथ टॉक्स अबाउट, और उसमें एक ही सिंगल रेमेडी दी हुई है, एकोनाइट सर। ओके, एकोनाइट जी लॉक किया जाए।
गुड इवनिंग सर। मुझे मुझे सर स्पॉन्जिया लगा, एक ही रूब्रिक है उनका, एलिमेंट फ्राइट, और ये दूसरा है duels past disagreeable occurrence on frightful scenes of some mournful event of the past tormented by ऐसा सिंगल स्पॉन्जिया है। थैंक यू सर। बहुत खूब। हेलो सर। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। ये आपने जो सिटी क्यों पूछा था, आपको ऐसे लगता है कि आपको अपने किए की सजा मिल रही है, तो इस पे से काली ब्रूम भी आ रहा है दिमाग में। बहुत अच्छी सोच है आपकी, थैंक यू। थैंक सर एक हेलो सर। जी बोलिए, आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ जी सर, एक रूब्रिक है फियर पनिशमेंट ऑफ डिवाइन, पर उसमें सिर्फ सिंगल कोटेशन है। ये कौन बोल रहा है? तो आवाज नहीं आ रही, वो मतलब दिखने मैं माधुरी मैम ही बोल रही है। हाँ नहीं सर, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस, डॉक्टर रिचा, हाँ बहुत तो अच्छा। अगर thoughts of fear, death of fear, punishment of divine, ये सब क्रोटालस कैस्कावेला कवर कर रही है, पर मुझे और रेमेडी का उतना आइडिया नहीं है। पर आपका वो जो सिटी था ना, उससे मैं इस रूब्रिक मुझे ये रूब्रिक लगा उस सिटी क्यू के लिए कि शायद उसे डर है कि अगर कर्म अच्छे नहीं हुए और डेथ हो गई उससे पहले और फिर उसके वजह से पनिशमेंट मिला, तो थैंक यू सर। आपके सवाल का, आपके इस बात का भी जवाब दूंगा मैं। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे फिर याद दिलाना। जरूर सर, थैंक यू सर। और कोई है? और कोई बात करना चाहता है, हम उसको डिस्क्लोज करें? हेलो सर। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। जी हेलो। हाँ रितु मैम बोलिए। हाँ हाँ सर, मुझे बोलना है सर, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज। मैंने सेकंड पार्ट के लिए बोल रही हूँ सर, फर्स्ट तो है। सेकंड में मतलब जब वो स्टमक एक के लिए आया तो उस समय मैंने एक बार लिया था इम्पेशंस, डॉक्टर विल क्योर हिम वंस, मतलब वो वाला जो रूब्रिक, एंड सेंसिटिव टू पेन लिया था उस समय मैंने। तो वो करके कैमोमिला आई थी मेरी उस समय की ड्रग, बट आई डोंट नो वो सही थी कि नहीं। एंड सेकंड पार्ट में सर मुझे एक लगा एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज इफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, मतलब उससे मतलब बिल्कुल भी उससे। और फिर एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज तो है ही उसमें। एंड सर एक और है, मेन ही इज मतलब फियर ऑफ डेथ है, वो तो समझ में आ रहा है। डेथ थॉट्स हैं कंटिन्यूअसली, ये भी समझ में आ रहा है। बट मोर ओवर मुझे ये लगा कि ही इज मोर ऑफ अ कि मैंने जो गलती की है या मैं कर रहा हूं एंड और उसका मुझे क्या आगे जाके भुगतना पड़ेगा। इज नॉट कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इज नॉट, ही इज बियॉन्ड दैट कि वहां पे मुझे क्या करना होगा, मतलब वो अपने यहाँ पे। तो मुझे एक लगा कि उसे ऐसा लग रहा है ही हैज कमिटेड सम क्राइम, डेल्यूजन, ही हैज कमिटेड सम क्राइम एंड बिकॉज ऑफ दिस ही हैज टू पे लेटर आफ्टर डेथ। तो उसका मेन बहुत ज्यादा सेंस लगा मुझे। एंड आफ्टर दैट उसका एक हेल वाला रूब्रिक है अपना, आई जस्ट फॉरगेट द हेल, ही हैज बीन डेल्यूजन, ही इज इन हेल एंड सम अनपार्डनेबल सीन वाला जो रूब्रिक है, ही हैज टू पे फॉर दैट। तो वो सब करके सर मेरी मेडोराइनम आई थी। यस सर, थैंक यू। जी और कोई बात करना चाहेगा? मिडोराइनम और चैमोमिला के बाद, एकोनाइट के बाद, स्पॉन्जिया के बाद, अर्सेनिक के बाद, कैम्फोरा के बाद, सिकोटा के बाद, और कोई अपना एनालिसिस पेश करेगा? जी सर। जी वेलकम। सर इसमें जैसे जी सर थैंक यू। जिसमें केस पढ़ा तो उसमें ऐसा फील आया सर अभी कि उसमें चार्ट में तो कुछ दूसरी मेडिसिन थी, बट अभी ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे। मतलब अभी एक बोल रहा है कि वो चले जाएंगे, वो भी अगर हो गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। दूसरा इसके मतलब प्रोटेक्शन के कारण, मतलब ये जो फैमिली है उसकी माँ को कुछ हो गया या, तो प्रोटेक्शन भी चाह रहा है। और एक रूब्रिक और लिया था इसमें, डिल्यूजन, लाफ डेट, मॉक भी।
और ये जो सिचुएशन है इससे कहीं ना कहीं स्केप करना चाह रहा। तो ये 3 स्केप्स अटेम्प्ट टू करके ये बेराइटा कार्ड सर आइए ये 4 रूब्रिक में। बराइटा काप कहना चाहते हैं आप? जी सर। जी, लॉक कर दिया आपका बराइटा काप। नेक्स्ट कोई बात करना चाहता है? हेलो सर। पूजी हेलो। कहिए कारपति। हाँ सर, मैंने तो मेरी सोच दोनों में बताई, मैंसिनेला और स्टोक्सा। ये बंदा अलग ही है। जीते जी क्या होता है वो ये नहीं सोच रहा। मेरे मरने के बाद क्या होने वाला, मेरी कर्म मैंसिनेला क्यों गलत है? आप अपनी सोच कायम रखे, सोच पे कायम रहे ना। आपकी सोच अच्छी है, मैं तो कहता हूँ परफेक्ट है आप। नहीं सर, आप नहीं बोले सर, अलग सोचना। आप ये ना सोचे कि सामने कौन है और सामने किसकी वजह से। आप अपनी सोच पे कायम रहे, आपकी सोच अच्छी है। मैंने तभी भी मेरा मैंसिनेला ही क्या लॉक करो सर। मोरलो वाला बंदा है, राइट रॉन्ग सबका सब सोच रहा है। ओके सर। बहुत खूब, खुशी हुई बापू जी। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। ओके। परवीन सर, देखिए आपकी बात पे कोई अगर और कोई आता है, मेरे बुलाने से ना आता हो तो, या फिर मैं अपनी बात रखूं, मतलब डिस्क्लोज करूं? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी आवाज पर नहीं आएगा कोई। ऐसा नहीं, आप बुलाते हैं तो जल्दी आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब घर का बड़ा मेंबर अगर फट से आवाज देता है तो बच्चे कैसे बाहर चले जाते हैं तो अंदर आते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी आवाज पे अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो फिर मैं डिस्क्लोज करता हूँ। जी सर। जी, और बताइए प्लीज, अगर ऐड करना चाहते हैं। रंजीत चौहान सर हैं, संजीवनी खाड़े मैम हैं, रेनू मैम हैं। आप नाम न लें, इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं और फिर वो टांग खींचने वाला हिसाब किताब हो जाएगा सर। तो नाम न ले तो ज्यादा अच्छा है। ओपनली बोले कि आपको किसी कुछ बोलना है क्या, वरना माहौल क्रिएट हो जाएगा पूरा दोस्ती मजाक वाला। जी जी बिल्कुल सर। प्लीज जो भी ऐड करना चाहते हैं जल्दी से ऐड कीजिए। यहाँ पे आप लोग जितना ऐड करेंगे उतना सभी को सीखने को मिलेगा। सुनीता मैम है कोई सर अपने क्लास में? उन्होंने अच्छा आंसर दिया था सर। पूरे ग्रुप में उनका आंसर अच्छा था। डॉक्टर सुनीता नाम के कोई थे और उसके आगे, उनके नाम के आगे यस भी लिखा हुआ है, सुनीता यस ऐसा नाम लिखा हुआ है। हाँ वो है। तो उन्होंने अच्छा एनालिसिस किया। तो अगर वो बता। जी बोलिए सर। जैसे ये कैलकेरिया का एलिमेंट था कि जैसे एंजाइटी इन डार्क मेनली इसका है, और उसके बाद लाइट डिजायर भी था, तो आपने कैलकेरिया का दिया था। प्लस ब्रोमियम का भी इफेक्ट था कि कैरी डिजायर फास्ट प्लस, तो इसलिए कैलकेरिया ब्रोम और ब्रोमियम इसमें से कंफ्यूजन था सर। तो काइम किस बात पे हैं आप, कैलकेरिया या ब्रोमियम या कैलकेरिया? ब्रोमियम में कोई भी वाला नहीं है, तो कैलकेरिया ब्रोम ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। तो जी, आपकी इजाजत से मैं डिस्क्लोज करता हूँ परवीन सर अब इसको, केस को। जी सर। तो सुनीता मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन हो आपको, आपने काफी अच्छे अंदाज में पेश किया। और ये कैलकेरिया ब्रोम ही था जिस तरह आपने बताया कि ब्रोमीन का किस तरह आपने पार्ट लिया और कैलकेरिया का पार्ट जिस तरह लिया, लाइट डिजायर और ब्रोमियम का सीडीएफ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि केस कोई भी हो हमारे सामने, किसी तरह से भी हो, जिस तरह से हमारे सामने अंदाज में आता है तो हम उसको देखें उस तरह से और उस तरह से उठा लें। जिस तरह से मैंने एक बात भी लिखी थी कि सीडीएफ में सिर्फ अर्सेनिक है,
मतलब सीडीएफ में आने वाला हर कोई पेशेंट होता है, जैसे बेलाडोना है, अर्सेनिक है, रस्टॉक्स है, सीडीएफ की जितनी भी दवाइयां हैं हम उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम अच्छे खासे माइंड मेथड को सीख चुके हैं। तो ये दवाइयां हमारे जबान पे और हमारे दिमाग पे छप चुकी हैं कि सीडीएफ में है तो अर्सेनिक होगा, बेलाडोना होगा, रस्टॉक्स होगा, दे देते हैं। लेकिन लास्ट में पढ़ा है ब्रोमीन, कहीं पर लिखा हुआ है किसी ने, उस पर तवज्जो नहीं जाती हमारी कि ब्रोमीन भी कैसा सीडीएफ में हो सकता है, आज तक नहीं देखा। तो ये उसका अंदाज था, प्रेजेंटेशन था गैस्ट्राइटिस के वक्त भी, और ये उसका अंदाज हुआ लास्ट में जब किसी की उसने डेथ देखी। और मेरा सोचने का नजरिया ऐसे बना, एक तो वो उसने ये बात मेरे सामने रखी कि मेरे दोस्तों को तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है और मुझे हो रही है, ऐसा क्यों? तो हम उसको लेते हैं लाइट डिजायर, रिपोर्ट्स निकाल के आ रहा है, क्या हो रहा है देखो डॉक्टर साहब, तो हम वहां लेते हैं एंजाइटी डार्किन। तो इन बातों से कैलकेरिया काब तक पहुंचना आसान था, जो आम प्रिस्क्रिप्शन था तो वहां तक तो मैं पहुंच गया था, लेकिन गैस्ट्राइटिस के बाद मैं कैलकेरिया काब से आराम मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहा, पेशेंट को आराम नहीं मिल पाया बराबर से। फिर उसके बाद जब ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उसका, ज्यादा गहरी सोच बनी उसकी डे ऑफ द जजमेंट के बारे में सोचते सोचते, तब भी मैं थोड़ा रिजल्ट मतलब सोच रहा था कि किस तरह से मैं चलूं। तब मेरे खुल के सामने दवा आई और मैंने तभी दवा उससे पहले ही मंगा के रख चुका था। तो इस तरह से मैंने कैलकेरिया ब्रोम दी पेशेंट को। तो आपके पास यही सोच लेकर आया हूं मैं कि हम किसी भी मतलब मेथड से प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग पे ये बात की कैद ना रखें कि इस रूब्रिक में ये दवा नहीं है तो हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। कोई अगर आपको सीडीएफ में लगता है और अगर मान लो उस दवा में नहीं है, उस दवा में मतलब उस रूब्रिक में नहीं है, उस रूब्रिक में नहीं होना उस दवा को नहीं देने की तो दलील तो नहीं है। ये बात तो याद रखें कि अगर कोई नई दवाइयां आई हैं, पहले जमाने में जैसे प्रूविंग हुआ करती थी वैसे इस जमाने में प्रूविंग नहीं होती है उतनी देर तक, उतने नंबर ऑफ पीपल पर, और उतने अच्छे लोग भी नहीं रहे जिस तरह केंट साहब, एलन साहब थे, जिस तरह उन्होंने प्रूव की थी दवाइयां। लेकिन अभी क्या होगा कि हम अगर प्रूविंग को पढ़ेंगे, रूब्रिक्स को देखेंगे और ये सोचेंगे कि इसमें ये नहीं है तो कैसे लें, उसमें वो नहीं है तो कैसे लें, तो इसका एक दूसरा तरीका होता है अपनाने का, किसी नई बात को सीखने का, कि नए लोग किस तरह सोचते हैं और नई दवाइयां किस तरह देते हैं, वरना फिर हम स्टक हो जाएंगे। शशि सर हमेशा कहते हैं कि 11,000 स्पेसीज है खाली प्लांट की, अगर आप देखे जाए तो फिर आप एक कितने छोटे से सॉफ्टवेयर में कैसे सबके नाम और सबकी दवाइयां बिठाएंगे। इतना वास्ट है ये वर्ल्ड के इतनी सारी दवाइयां मौजूद है प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो अगर हम कुछ देते भी हैं तो इसकी एश्योरेंस किधर है ना कि भाई यही दवा सही है, या तो ऐसा कोई पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद नहीं है कि यही सच है। तो हम वहां नजदीक पहुंचने का तो काम करें, कम से कम एक अपनी सोच बनाए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने दायरे को वसी करें, अपने विजन को वसी करें, अपने प्याले को खाली रखें। और हमेशा ये बात याद रखें, जब हम अपना प्याला खाली रखकर कहीं जाते हैं तो हमारी प्यास बुझती है और हमारा जाम भी भर भर के हमें मिलता है। अगर भरा हुआ प्याले के साथ आप कहीं जाओ तो आपको क्रिटिक्स पैदा होंगे आपके दिमाग में, ये सच नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है, या तो ये इनका तरीका अलग है, ये मेरे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में इतना बस चुका है सब कुछ, आप दूसरा कुछ ले नहीं पा रहे हो, आप ओपन नहीं हो ना उस बातों के लिए। आज भी अगर किसी को पीरियोडिक टेबल नहीं आता है या नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और सोचे कि ये थीम पे ये लोग कैसे काम करते हैं। मेरी तरह वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अगर देखो हम कहीं अटक रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस अगर कहीं अटक रही है, अगर सामने वाला कोई बता रहा है आपको नई चीज और अगर वो हमारे फायदे के लिए हो तो हमको हासिल करने में क्या दुश्वारी है ना। अगर आपको मिनिमम कॉस्ट के साथ बताया जाता है, मिनिमम कॉस्ट के साथ सिखाया जाता है, आप घर बैठे ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो और आप किताबें खरीद के भी सीख सकते हो। लेकिन सारी बात अगर किताबों से मिलती है तो कोई हम जैसा नहीं बैठता। यहाँ पर जब 78 लोग बैठे हैं, हम ऐसा नहीं बैठते ना। तो कहने का मतलब यही है कि मेरी एंट्री कैसे रही कि मैंने अपनी सोच को बदला। ऐसा नहीं कि मैं माइंड मेथड से प्रैक्टिस नहीं करता हूँ या मुझे रूब्रिक का नॉलेज नहीं है, रूब्रिक का नॉलेज है,
मैंने उस रूब्रिक को भी देखा CDF में, तो मैंने उसको देखा ब्रोमियम भी इसमें पड़ा हुआ है। तो मैंने फिर सोचा कि ब्रोमियम, काली ब्रोम वाले को तो ऐसा फील आता है कि इसको पनिशमेंट मिलने वाली है, इसने कुछ ऐसा काम किया है, वेंजेंस ऑफ द गॉड में है, तो मैं क्यों ना इसको इस्तेमाल करूं, ब्रोमीन के पार्ट को, क्यों ना मैं कैलकेरिया को ब्रोमीन के साथ मिलाऊं, देख तो लेता हूं होता क्या है। तो ऐसी सोच बनी वो टाइम पे ऐसा कुछ मैंने ड्रग्स प्रूविंग या बहुत सारी किताबें ऐसी नहीं पढ़ा था, ना मेरे पास रेपर्टी वैसी थी। इस केस को भी काफी टाइम हो चुका है और पेशेंट काफी हद तक अच्छा था, तो हम ऐसी सोच अपनी बना सकते हैं। और एक एक केसेस हमारे अगर अच्छे होते हैं, वही हमारे लिए क्लिनिकल डाटा होता है, और जब क्लिनिकल डाटा हमारे सामने आता है तो हम दे सकते हैं किसी को भी वो दवा। और जब अब मुझे जैसा जिस तरह फायदा हुआ, आपको हुआ, ऐसे 10 लोगों को फायदा होगा, फिर 10 से 100 बनेंगे। तो इसी तरह से जो नई दवाइयां आई है मार्केट में, उसका एक हमारे पास कंप्लीट पिक्चर बनेगा, तो फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर उनके लिए आसान दवा बनेगी। तो वो तो नहीं सोचेंगे कि इसकी रेयर है, वो ऐसा सोचेंगे हमारे माँ बाप भी दिया करते थे कैलकेरिया ब्रोमेटा, तो हम भी देंगे कैलकेरिया ब्रोमेटा, तो हम उसको रेयर के नाम से नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से हम अपने आने वालों के लिए भी काम करें, नई सोच को अपनाएं। पुरानी सोच आप वैसी रखें, जिसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे करें, उसको हिलने ना दे, डुलने ना दे, वैसे खंबे गाड़ के रखें अपने। लेकिन जो नई सोच है उसको देखें, अपना दायरा वसी करें। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, इस प्रैक्टिस को कैसे अपनाया जाता है, या तो पीरियोडिक टेबल क्या है, एक 5-10 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका मैं। पीरियोडिक टेबल में होता क्या है ना, उससे पहले मैं आता हूँ इस बात पर कि ये मिनरल किंगडम ही क्यों, ये प्लांट क्यों नहीं, या तो एनिमल क्यों नहीं, और भी किंगडम है तो वो क्यों नहीं। तो पहली बात तो उसने ये कही थी मेरे पास आके कि मेरे साथ ऐसा होता है, ये क्या है, मतलब वो ये खोज रहा था कि मेरे अंदर क्या है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब मेरे अंदर कमी पाना, अपने अंदर कमी पाना, ये दर्शाता है कि ये स्ट्रक्चर की बात होती है। कि मेरे अंदर अगर मुझे अगर 80 kg वेट रखना है अपना, अगर मेरे पास 70 kg है, तो मैं अपने अंदर ये पाऊंगा कि यार वेट हमेशा करता हूँ तो 10 kg कम है, मेरे अंदर 10 kg वेट कम है, मुझे 10 किलो और बढ़ाना है, और 10 किलो और कम करना है। तो ये जहां पर कमी की और ज्यादती की बात होती है, मतलब अपने अंदर या आप कमी देखते हैं या तो आप सुधार देखते हैं। जब ऐसा पेशेंट हमारे इस लैंग्वेज में बात करता है, वो कमी किसी तरह की भी होती है, तो पैसों की होगी, रिश्तों की होगी, मोहब्बतों की होगी, प्यार की होगी, किसी चीज की भी कमी या किसी चीज की ज्यादती की जब बात होती है, तो वो बात आती है आपके स्ट्रक्चर को लेकर। और स्ट्रक्चर मतलब एक आपका ढांचा है, उसको लेकर, और वो सिग्निफाई करता है कि ये दवा मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है। सबसे पहला ये पॉइंट आता है। इसको सेंसेशन की बात लैंग्वेज में ये कहा जाता है। मतलब हम पहुंचते हैं किसी किंगडम को, वो किंगडम दर्शाया जाता है फाई, और उसके आगे लिखा जाता है कैपिटल ए। तो 5A पे हमारा किंगडम फिक्स हो गया। अभी 5B की बात हमको क्या फिक्स करना है, तो उसमें ऐसे खाने बने हुए हैं, बॉक्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, डिफरेंट ऐसे बॉक्स, जैसा बॉक्स बनाया है, बहुत केमिस्ट्री के जमाने से चलता है, आज का नहीं है वो। इस पे किसी और ने काम किया, मतलब शॉल्टन साहब ने काम किया, फिर और काम होते गया और होता रहा है, तो वो काम हुआ है। अब परवीन सर ने भी IHF में 2-3 लेक्चर्स दिए हैं पीरियोडिक। चालेल। तो रोज और कॉलम्स की बात कर रहा था मैं। रोज में क्या होता है ना, ये ऊपर जो ऐसी लाइन बनी हुई है पीरियोडिक टेबल में, 7 बनी हुई है, वो 7 लाइन को कहते हैं रोज। और जो ऐसे खड़ी लाइन बनी हुई है उसको कहते हैं कॉलम्स। तो पीरियोडिक टेबल में 0 से लेके 18 तक 18 कॉलम्स है, और रोज 7 हैं। तो पहली जो लाइन है वो हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन और हीलियम उसके अंदर है। तो वो ये लोग, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं आपको ताकि आपको ये समझ आए कि देखना किधर है हमें। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम वाले लोग सिर्फ ये गैस होते हैं, उनका वजूद जो है ना, जिसको हम सेंसेशन में और एक वर्ड है सोर्स वर्ड, मतलब ये कहाँ से दवा बनी है, इसका वजूद किधर है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का मेन वजूद क्या है, गैस। इनकी मेन क्वालिटी है गैस। तो ये सारी बातें आपको, इनका निचोड़ है, इनका सेंटर ऑफ द टॉक हमेशा ऐसा लगेगा यार ये कितना हल्का है,
मतलब सोच कितनी हल्की है इसकी। ये इस दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा यार। पीके हम बोलते हैं ना, वो जो आमिर खान की मूवी है कि पीके है क्या, कहाँ मतलब कहाँ आए हो तुम। तो वो हिसाब की बात हाइड्रोजन वाली सीरीज में होती है। फिर उसके बाद आती है कार्बन सीरीज। कार्बन सीरीज में ये बातें होती हैं, अगर मैं बहुत ही मतलब कार्बन सीरीज क्या होता है, एक माँ की कोख में जैसा पलने वाला बच्चा होता है, उस थीम को कार्बन सीरीज के साथ बिलोंग किया गया है कि माँ की कोख के अंदर बच्चा कितना सेफ महसूस करता है अपने आप को, उसको वक्त पे खाना मिलता है, प्लासेंटा के जरिए वक्त पे रोटी मिलती है, मतलब खाना पीना रोटी मतलब क्या, जो माँ खाती है उसका न्यूट्रिशन उसको प्लासेंटा के जरिए मिलता है। तो वो किस तरह माँ की कोख में एक आराम की जिंदगी जीता है, एक डिपेंडेंट लाइफ जीता है। वो डिपेंडेंट लाइफ का मतलब क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जो लेफ्ट साइडेड ड्रग जो है वो सारे डिपेंडेंट लाइन के हैं। वो माँ की कोख के अंदर आराम से जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कोई। तो पेशेंट अगर हमारे सामने जो बात करने वाला है, हमारे केस टेकिंग के दौरान हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट है, हिलना डुलना नहीं है लाइफ में, इसको आना है, इसके साथ पैसा आना है, रहना है, इसके साथ रहना है, बस मतलब इसको हिलना नहीं है। वो मराठी में बोलते दे मजा हरी खटले और ऐसा कुछ तो एक डायलॉग है। तो वो वाला किताब हिसाब है कि पूरा मिले मुझे, बेड पे मिले, सुकून से मिले, मुझे हिलना नहीं है, रिमेन इन डिजायर, वो वाला हिसाब होता है। और उसके आगे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कार्बन सीरीज में ही, उसके आगे होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन खिला रहा है, मुझे पिला रहा है। अभी ये यहाँ से ना राइट साइडेड ऑफ द एलिमेंट थोड़ा सा डिपेंडेंट होना शुरू होते हैं लोग कि मैं जिस, हाँ ठीक है मैं यूटेरस में रह रहा हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन अभी ये बस हो गया है, मुझे घुटन होने लगी, अब मुझे थोड़ी सी हवा चाहिए, थोड़ी सी लाइट चाहिए, थोड़ी सी रोशनी चाहिए, थोड़ा सा मजा चाहिए। ये क्या है, सब तुम्हारा ही तुम्हारा, मैं नहीं चाहता हूँ। तो नाइट्रोजन के साथ वो हलचल शुरू हो जाती है, कार्बन के साथ ही वो हलचल शुरू हो जाती है, बाहर आने की प्रोसेस शुरू होती है। तो नाइट्रोजन में और प्रोसेस बढ़ती है, फिर आगे चल के ऑक्सीजन में दम घुटने लगता है, फिर फ्लोरीन में आके तो आजादी मिल जाती है। तो इस तरह वहां आजादी वाला थीम आता है। अब रो 3 में क्या बात है, रो 3 में आइडेंटिटी की बातें होती है। आइडेंटिटी मतलब एक पहचान होती है, एक आपको एक नाम दिया जाता है, एक आई कार्ड आपके साथ लगाया जाता है, आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको ऐसा है, आपका नाम ये है, आपका वजूद ये है, आपका कैरेक्टर ये है। तो इस नाम के साथ आप फिर पहले तो घर में थे, नेट्रम लाइन में आप घर में थे, 24 घंटा आपके ऊपर नजर रख दी जाती थी, आपको जो मांगा वो मिलता था, जो एक आवाज पे आपको सारी चीजें आपके सामने आती थी। दैट इज हम बोलते हैं कि 24/7 का अटेंशन जो था वो नेट्रम म्यूर में था। अब ये नाम पत्र हो गया, पहचान हो गई, प्यार मोहब्बत मिली, सब कुछ मिला। अब रो 4 में क्या होता है, रो 4 में आती है बातें रूटीन। अब प्यार मोहब्बत के साथ रहना मुश्किल है। अगर तुमको जीना है तो कमाना है, कमाना है तो आपको सोसाइटी में जाना है, जमाने में पेश होना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर क्या है वो दिखाना पड़ेगा, आप कौन हो, पर्सनल आप कौन हो आपको दिखाना पड़ेगा, आपका वजूद क्या है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जब वजूद पे बात आती है, पर्सनल पे बात आती है, तो वहां पर गुड और बैड्स की बात आती है, राइट और रॉन्ग की बात आती है, सोशल नॉर्म्स की बात आती है। जिस तरह अभी बापू सर ने कहा, कितना अच्छा कहा कि मैंसिना, मुझे लगा कि पेशेंट सोशल नॉर्म्स की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है, मतलब भगवान की बात कर रहा है, भलाई बुराई की बात कर रहा है उसको। तो मैंने यही कहा कि ठीक है, आपकी सोच काफी अच्छी है कि वहां तक जब आप पहुंचते हो, उस लाइन ऑफ डेवलपमेंट, कैलकेरिया की जो लाइन है, वहां की जो ड्रग्स हैं, कैलकेरिया रहने दो, काली रहने दो, फेरम रहने दो, इनकी सोच ये सोच के साथ रहती है, दो बातों का इनको हमेशा खौफ रहता है, सेक्स का, उसके साथ गिल्ट, ये जुड़ी हुई रहती है। स्टैफिसाइग्रिया भी इसी लाइन का ड्रग है। अगर आप प्लांट में सोचेंगे तो, प्लांट के अगर मेडिसिन सोचेंगे आप, तो स्टैफिसाइग्रिया भी इसी रो में आती है, वो अलग कॉलम में है प्लांट के, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है इसी लाइन से डेवलप हुई होती है। रस्टॉक्स एनाकार्डियम इसी लाइन से डेवलप हुई होती है। इसलिए किसी को इसमें स्टैफिसाइग्रिया भी लगेगा, मेंसिलिना भी लगेगा, एनाकार्डियम भी लगेगा, रस्टॉक्स भी लगेगा। ये जो लग रहा है वो इस लाइन ऑफ डेवलपमेंट की वजह से लग रहा है, और वो लगना उनका स्वाभाविक है और जायज है। कोई उसको जुटला नहीं सकता कि आपने ये रेमेडी क्यों सोची, क्योंकि इसमें ये थीम्स है। ये बच्चे में भी वैसे थीम्स आ रहे थे। कालीब्रोम को मैंने इसलिए हाँ बोला सबको, जिसने एनालिसिस में कालीब्रोम लिखा था,
इसलिए हाँ बोला कि आपकी सोच दुरुस्त है, क्योंकि आप रेपटी के हिसाब से सोच रहे हो कि बच्चा उसकी बात कर रहा है, गुड बैड्स की बात कर रहा है, राइट रॉन्ग की बात कर रहा है, सजा और जजा की बात कर रहा है। दैट इज गुड पार्ट एनालिसिस में जो आया था, तो इसलिए मैंने वो भी हाँ उसको हाँ बोला था। अब हुआ, अब ये जो केस थी, इस केस में उसने कैलकेरा तो पार्ट आपको समझ में आया था कि बच्चे देख रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, फिर मुझे क्या हुआ है, मुझे देखो मुझे देखो। तो ये जो कॉलम है वो कॉलम 2 में आता है, जहां पर डिपेंडेंसी आती है, मेरा ध्यान रखो। उसने क्या बोला कि मेरी अम्मी भी मर जाएंगी तो क्या होगा मेरा, मेरे वालिद भी मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मतलब वो एक डिपेंडेंसी दिखाता है, आप किसी स्ट्रक्चर पे आप डिपेंड हो और आप उसके खोने से डर जाते हो, इसलिए वहां पर कॉलम 2 लिया गया। और कॉलम 17 में हैलोजन आते हैं। हैलोजन का एक थीम ये भी है कि सताया जाना, आपको टॉर्चर किया जाना, आप जिस पे डिपेंड हो वही आपको सता रहा है। ये केस में भी ऐसा था, एक पार्ट में एक्चुअली ये लड़का था ना, ये लड़का है बड़ा लड़का इनका, और जब लड़का किसी के यहाँ भी होता है तो उसके ज्यादा लाड़ प्यार होते हैं, और उसके बाद फिर लड़की हुई, फिर उसके बाद लड़की हुई, ऐसा हुआ। तो इसको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि कैलकेरा का कैसा चब्बी चब्बी रहता है, मस्त गुब्बारे के जैसा रहता है, तो उसी अंदाज में इसकी परवरिश हुई। उसके फादर उसकी मम्मी को हमेशा बोलते थे तूने लाड़ प्यार में बहुत इसको सुस्तड़ बनाया है, न और बच्चों की तरह खेलने जाता है, ना कुछ करता है, बस घर में आता है स्कूल से, घर में बैठता है, मोटा हो के जा, ऐसा है वैसा, ये वो टॉर्चर किया जाता था उसके बाप से उसको। तो ये भी थीम थे इस केस में कि आपको गुड एंड बैड की बातें बताई जा रही थी, आपको इस तरह अंदाज आपको जीना है, इस तरह आपको रहना है, इस तरह आपको जीना है। उसके पापा उससे परेशान थे, तो अब उसने कंपनसेशन क्या इख्तियार किया, जैसे इसकी सोच बनी तो इसलिए कंपनसेशन इख्तियार किया, अगर मुझे समाज में अच्छा रहना है तो मुझे अच्छा बंदा बन के रहना पड़ेगा। और ब्रोमीन का एक खास पार्ट है, अगर आप आम जमाने में देखोगे ब्रोमीन के पेशेंट, या जिसको भी आपने काली ब्रोम भी दिया हो या ब्रोमीन भी दिया हो, तो वो बड़े फर्मा बरदार लोग होते हैं। काली ब्रोम बोलो या तो ब्रोमीन का जिसके अंदर पार्ट है। फर्मा बरदार का मतलब क्या होता है कि आपकी बात सुनेंगे, मम्मी पापा की बातें सुनेंगे, या बड़ों की बातें सुनेंगे, या जो मजहब में बताया जाता है रिलीजियस बातें, उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में फॉलो मतलब करने वाले होंगे। तो उसके पीछे एक खौफ होता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पनिश किया जाएगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, अगर नहीं करूंगा तो ये होगा। अभी किसी ने बहुत ही अच्छा, आई थिंक डॉक्टर रीचा ने सवाल उठाया था फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट वाला, अच्छा सवाल था ये। उसमें शंकरन सर ने एक्चुअली प्रूव किया है मेडिसिन क्रोटैलस कैस्कावेला, तो उनकी प्रूविंग में उन्होंने लिखा है, छोटी सी लाइन में लिखा था ये कि फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। और महेश गांधी सर शंकरन सर के साथ काफी साल तक रह चुके हैं, तो वो अपने लेक्चर्स में किसी एक लेक्चर में उन्होंने भी ये बात जब छेड़ी थी किसी ने, तो उन्होंने भी ये बात कही कि फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट जो बात है उसको मैं सारे खाली क्रोटैलस के लिए नहीं अपनाता हूं, मैं जब भी कोई स्नेक रेमेडी देखता हूं तो उसमें जरूर ये बात पाता हूं कि फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। अब ये जरूरी नहीं कि वो रूब्रिक में आए, है ना, जिस तरह कोई क्लिनिकल मेट्रामेडिका रखता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी ने क्लिनिक में इस्तेमाल किया है तो आमतौर पे हमारे जो मेंटर्स हैं वो भी बोलते तो डाल दो ना, अगर आपको दिखा है रूब्रिक तो डाल दो मेडिसिन। हम हंसते हंसते बोलते हैं, मजाकिया तौर पर बोलते हैं, लेकिन ये बात उतनी ही सच है। अगर किसी ने उस बात को सीखा है या बात को कहीं नोटिस किया है, अगर 1 नहीं 2 नहीं 10-15 केसेस में उसने नोटिस किया कि ये बात इसमें शामिल है, तो इस तरह से वो महेश गांधी सर इस बात को रखते हैं कि फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट जो है क्रोटैलस कैस्कावेला के साथ ही खास नहीं है। भले वो प्रूविंग जब शंकरन सर ने किए थे तब आई है, ये बात अलग है, लेकिन ये सारे स्नेक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह काली ब्रोम की जो बात है, जो गॉड के वेंजेंस वाली, ये सिर्फ काली ब्रोम के लिए खास नहीं है, वो कैलकेरिया ब्रोम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मुझे आपके सामने बात रखनी थी। और ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन हैलोजन का हिस्सा है, 17 कॉलम का हिस्सा है। इसकी थीम क्या होती है कि आपको कोई सता रहा है, चाहे वो आप किसी से मोहब्बत करते हैं वो सता रहा है, चाहे आप किसी पे डिपेंड है वो सता रहा है, हो सकता है आपका बॉस हो सकता है आपका शोहर या आपकी बीवी या कि आपके माँ बाप
या आपका टीचर या ऐसी अथॉरिटी फिगर है जिसको आप अथॉरिटी फिगर मानते हो, किसी क्लास मतलब टीचर हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी आपसे बड़ा हो जिसको आप अथॉरिटी फिगर मानते हो, और आपकी मजबूरी ये है कि आप उसके साथ रहना है, आपकी मजबूरी है, आपको उसके साथ रहना है। और दूसरी आपकी ये प्रोसेस है कि यार ये मुझे सता रहा है लेकिन मेरी मजबूरी इसके साथ मुझे रहना है। तो ये जो पनिशमेंट का फीलिंग जो आएगा दैट इज फील ऑफ हैलोजन। तो आप ऊपर नीचे देख के इधर म्यूरियाटिकम है या इधर ब्रोमेटम है या इधर आयोडीन है, या आगे जिस तरह प्रोब करोगे आपको मिलेगा। लेकिन एक मोटी बात जिसको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये हैलोजेंस की थीम में पाई जाती है। और हमारी जो प्रैक्टिस है, जिस तरह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हैलोजेंस बहुत ही ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। इधर वो नाइट्रम म्यूरियाटिकम हो या तो काली ब्रोम हो या सिंपल आयोडीन हो, कैलकेरिया आयोड हो, ऐसी दवाइयां आमतौर पे बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसलिए हम ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पे, ऐसे थीम्स पे भी ज्यादा गौर करें जो हमारे प्रैक्टिस के लिए फायदेमंद हासिल हो हमको। तो ये एक उनका सवाल था। इस तरह से हम एक्चुअली थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन के जरिए प्रैक्टिस करते हैं। हम अपनी कोई सोच नहीं बनाते हैं, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। हमको रूब्रिक से नफरत नहीं है, हमको रूब्रिक से उतना ही प्यार है जितना प्यार आप लोगों को है, हमको रेपर्ट से भी उतना प्यार है जितना आप लोगों को है। लेकिन एक दायरा वसी करना होता है, लंबी दूर का सोच, या तो फिर एक ये नहीं तो और क्या हो सकता है, वो नहीं तो और क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ शशि सर हैं, सैनी सर हैं, मैं हूँ, राहुल चित्रे सर हैं, ऐसे हम 4 लोग मिलके पीरियोडिक टेबल का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं 10 अप्रैल से, नेक्स्ट मंथ से। उसकी फीस भी बहुत नॉर्मली रखी गई है। लास्ट टाइम शशि सर का सेशन हुआ था तभी भी बताया गया आपको कि 3000 फीस रखी गई है। और उसकी IHF के लिए, खास IHF के लिए 10 दिन एक्सटेंड किया गया था। कल तक उसकी डेट थी, उसकी अर्ली बर्ड ऑफर की, तो अभी वो 4000 हो चुकी है। अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ एतराज नहीं होंगे। शशि सर भी यहाँ शायद मौजूद होंगे, अगर नहीं है तो भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि IHF के लिए और थोड़ा आज के दिन की छूट दे दो। तो मतलब और मकसद यही है, आप जिस तरह भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप करें, और जिस तरह भी आप अपनी सोच रखें। लेकिन जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो एक नई सोच को अपनाने की सोच रखें। ऐसा ना कहे कि मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं जमता है। आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, अपने बर्तन को थोड़ा खाली रखें। जब आप अपना बर्तन थोड़ा खाली रखोगे, कोई गुंजाइश रखोगे आपके दिल में किसी की बात पहुंचाने के लिए, तो आपकी बात पहुंच जाएगी। आपका दिल इतना भरा हुआ है सारी बातों से, तो फिर मुश्किल है। मैं किसी पे मेरा एतराज नहीं है, ओपनली बात कर रहा हूं मैं। और जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं एक पैगाम में दावत लेकर आया हूं कि भाई आप आ सकते हैं और आप सीख सकते हैं। इस केस के रिगार्डिंग किसी को कोई सवाल हो तो पूछें, या फिर मैं अपनी बात खत्म करूं। आप जेस्चर बताने वाले थे वीडियो में का। वो गेस्चर जो है ना, पेशेंट का एक वीडियो मैंने डाला था इस केस में, जिस तरह शशि सर भी डालते हैं तो उस तरह मैंने भी इस केस में डाला था। तो जिस तरह वो अपनी उंगलियां हिलाता है ना, ब्रोमीन का हमेशा काम यहाँ पे होता है। ब्रोमीन की जो फ्लूइडिटी बोलते हैं ना उसको, हिलने वाली, जिस तरह जिंकम के पैर हमेशा हिलते रहेंगे। एक मतलब एक ये भी क्लिनिकल बात सामने आई है कि ये लोग आते हैं तो हमेशा रेस्टलेस इनके लेग्स होते हैं, और ब्रोमीन का पार्ट ये होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथों ने कुछ गड़बड़ की है, मेरे हाथों ने कुछ किया है, तो इसलिए सारी हलचल ना ऐसा ऐसा। आप बाद में वीडियो देख लेना, वो कंटिन्यू ऐसे ही था, ऐसे 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 ऐसे। वो मेरा मकसद वहां पे अपनी केस पहुंचाना नहीं था, वो गेस्चर दिखाना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा लेंदी भेज दिया, तो शायद उस पर किसी ने गौर नहीं किया। जी, और कोई? जी बताइए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज केस को लेकर।
सब लाजवाब हो गए हैं हुसैन सर। जवाब नहीं, मतलब कोई है तो बात करें, तो फिर मैं आते रहूंगा, बाद में बात होती रहेगी। अगर आपको पसंद आया है, आपकी सोच अच्छी लग रही है, बहुत जरूरी नहीं मस्त है सर, बहुत नहीं कि सीखने में बड़ा मजा आता है सर। नहीं, जरूरी नहीं आप कोर्स करें मेरे से ही। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया हूँ। क्योंकि कैसा होता है ना, जब कोई आप में से या जब कोई हम में से हमको एक बात समझाता है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि मैं आप लोगों में से हूँ, क्योंकि मैं माइंड मेथड ही करता था और करता हूँ, करता रहूंगा। क्योंकि माइंड मेथड वालों का जो रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। और उसके साथ अगर एक सोच और नई पैदा हो जाए आपके साथ, कुछ एक नई सीख आपको मिले, आपके वारे ना रहे भाई, मेरा फायदा तो है नहीं इसमें, आपकी जेबें भरती रहेगी और फायदा सबको मिलेगा। आप सिखाएंगे ना बाद में, आपकी जेबें भरने के बाद। तो इस तरह से भले आप कोर्स करे ना करे, जिंदगी में जब भी मौका मिले शॉल्टन सर की किताबें ले, शंकरन सर की किताबें ले, ऑनलाइन कोर्स होते हैं उसको अटेंड करें, लेकिन करे जरूर और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, सोच अलग रखें। ये सिर्फ मिनरल किंगडम तक नहीं है, प्लांट में भी ऐसा काम हो रहा है और एनिमल में भी ऐसा काम हो रहा है, और लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। आज तक जो इंसेक्ट सिर्फ एपिस और कैंथेरिस दी जाती थी, अब ब्लाटा ओरेंटालिस दी जाती है, क्यूलेक्स मस्का दी जाता है, जो मच्छर वाली दवा है वो दी जाती है, क्यूलेक्स पी दिया जाता है। तरह तरह की दवाइयां आई हैं, हमको सिर्फ नाम अजीब से लगते हैं, ये नाम कौन सा है, वो नाम कौन सा है। सिर्फ हम फैल्कोपी बोलते हैं, तो फैल्कोपी के बजाय पैसर डोमेस्टिका है, और फिर उसके बाद आरा मकाऊ है, जो नॉर्मल दवाइयां हैं वो भी सीख सकते हैं। मतलब एक महदूद प्रैक्टिस न रखे अपनी। अगर आपकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस हो गई है आपकी, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो और एक कदम उठाएं और कुछ सीख ले, और मजीद और प्रैक्टिस बढ़ाएं अपनी। कोई शर्त नहीं है आप किसी के साथ सीखे, किसी के साथ भी सीखे, लेकिन आप बढ़े आगे, ये सोच मैं आपको देना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो इजाजत चाहता हूं साहब, सब लोगों की, सब मान्यवर डॉक्टर्स की। थैंक यू सो मच। चलें सर? थैंक यू सर। जी जी, तो deep gratitude to our respected mentor Dr. हुसैन मुलानी सर। वंडरफुल केस सर, बहुत ही हेल्पफुल केस था कैलकेरिया ब्रोम का। भाई बोलो सर, और बोलो भाई बोलो। जी जी, बड़े भाई हुसैन मुलानी सर, वंडरफुल सेशन। आपने कैलकेरिया ब्रोम का बहुत ही प्यारा केस प्रेजेंट किया है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, कैलकेरिया ग्रुप की जो दूसरी रेमेडीज हैं, तो हम जो माइंड मेथड पर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे माइंड में जब भी ऐसे केसेस रहते हैं तो कैलकेरिया कार्ब ही सभी के माइंड में आता है, क्योंकि हम उसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो कैलकेरिया कार्ब का केस ना होके कैलकेरिया आर्सेनिक का, कैलकेरिया ब्रोम का, दूसरे जो रेमेडीज हैं इस ग्रुप के, उनकी केस होती है। तो अगर हमको ये नॉलेज होगा, हमको पता होगा कि कैलकेरिया ब्रोम कैसा पर्सनैलिटी रहता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो हम उसको बहुत इजीली क्लिनिक पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की इस वीसी के लिए, इस शानदार वीसी के लिए, यादगार वीसी के लिए, हम हमारे बिग ब्रदर डॉक्टर हुसैन मुलानी सर का जितना आभार प्रकट करें वो कम है। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जैसा हुसैन मुलानी सर ने जो कोर्स के बारे में बताया पीरियोडिक टेबल को लेकर, तो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमें कुछ चीज पता होती है तभी हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। हर कोई भी मेथड जो है वो परफेक्ट नहीं है, सभी मेथड की अपनी प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड्स को भी अपना सकते हैं, उनको भी सीख सकते हैं, उनके जो प्लस पॉइंट हैं उनको ऐड कर सकते हैं, तो हम हमारे फेल्योर्स को और कम कर सकते हैं, और हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है वो और विशाल हो जाता है। तो हमें जरूर मैंने तो पर्सनली ऐसा देखा है, बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी भी मेथड से जाइए, अगर आपका केस टेकिंग का तरीका सही है,
तो रेमेडी वही निकलेगा, चाहे माइंड मेथड हो, चाहे सेंसेशन मेथड हो, या पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक बार फिर से आप सभी लोग, शिंदे सर, सैनी सर, जो ये कोर्स कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, प्लीज उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, जितने भी डॉक्टर्स कर सकते हैं। और जो ये जो पेड एक्टिविटीज होती हैं, ये जस्ट इसीलिए होती हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए, क्योंकि कोई भी चीज है लंबे समय तक तभी सरवाइव करती है अगर उसके साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी हुई रहती है। तो प्लीज आप सभी लोग इस पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे, और जिनको भगवान ने अच्छी क्षमता दी है, जो बहुत इजीली पे कर सकते हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अ, अ, ऐसे कोर्सेज जो हमारे रहते हैं उनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि ये जो हमारी फ्री एक्टिविटी है जो हम डेली बेसिस पर करते हैं, ये भी हमारी इसी इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू रहे। क्योंकि इससे ढेर सारे ऐसे होम्योपैथ हैं जो नहीं भी ज्वाइन कर पाते पेड सेशंस को, तो लेकिन उनको इससे एक बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल भी होम्योपैथी की सर्विस है, और हमारे होम्योपैथ स्टूडेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनको एम्पावर करना है कि उनकी प्रैक्टिस और अच्छी चले, वो अपने फेलियर्स को और कम करें, और अच्छे अच्छे केसेस निकालें, और फ्यूचर के हमारे मेंटर्स बने। तो इसी शुभकामना के साथ हम आज की इस शानदार बीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और एक बार फिर से बिग ब्रदर डॉक्टर हुसैन मौलानी सर का बहुत बहुत आभार। हमने बहुत एंजॉय किया आपकी बीसी को, और फ्यूचर में भी आपके केसेस और आपकी बीसीज हमें अटेंड करने को मिलती रहेंगी, और ऐसे ही सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सेम टू यू सर।